टाइप 5 जिसे हम कह रहे हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। अलहदा रिकग्नाइज किया अलहदा टाइप के तौर पे डायबिटीज़ की, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो वही है, लेकिन वी हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर्स। हमें बैलेंस डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डायबिटीज़ की दुनिया में एक नई शनाख्त सामने आई है और ये टाइप है टाइप 5 ज़ियाबीतिस। ये बीमारी तवील अरसे तक ग़िज़ाई कमी के नतीजे में पैदा होती है और ज़्यादातर देखा गया है कि कम और मुतवस्सत आमदनी वाले ममालिक खुसूसन जनूबी एशिया और अफ्रीका में देखी जाती है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन IDF के मुताबिक इस नई किस्म की ज़ियाबीतिस को तस्लीम करना एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि ये ना तो टाइप 1 और ना ही टाइप 2 में फ़िट होती है और अब लाखों मुतासरा अफराद के लिए दुरुस्त तशख़ीस, बरवक्त टेस्ट, बेहतर इलाज और सेहत की सहूलियात मुमकिन हो सकेंगी। और नाज़रीन, आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि टाइप 5 ज़ियाबीतिस की अहम अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और ग़िज़ाई अवामिल और तशख़ीस, टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए और बीमारी के मुमकिन जो पेचीदगियाँ हैं और इलाज के तरीका क्या हो सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इरफान अहमद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये वाज़ेह करें कि ये जो टाइप 5 ज़ियाबीतिस है ये 1 और 2 से कितनी मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, पहले तो हमें डिस्कस ये करना चाहिए कि 5 से पहले 1 और 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। ओके, तो जैसे टाइप 1 और 2 आपने भी बताया कि उससे हम टाइप 5 को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। टाइप 1 यूजुअली हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक सेल्स। ठीक, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं बॉडी के अंदर बच्चों, आमतौर पे यूजुअली इसमें 50% तो पेशेंट्स वो होते हैं जो 10 साल से पहले, अपनी 10 साल की एज से पहले ही इस डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं और उसमें ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़ आपके लबलबा पैंक्रियाज के सेल्स के अगेंस्ट डेवलप होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ 3-4 पैनल्स हैं एंटीबॉडीज़ के, वो हम चेक करते हैं उनको। ग्लूटामिक एसिड और उसके अलावा IA2 और इस तरह के और एंटीबॉडीज़ हैं, जिंक ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये आमतौर पे छोटे बच्चों में आमतौर पे यूजुअली 10 साल से पहले डेवलप हो जाती हैं और आमतौर पे इसमें बच्चे यूजुअली बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं होते। ठीक। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो यूजुअली आम तौर पे एडल्ट्स में देखी जाती है और आम तौर पे उसमें जो पेशेंट्स होते हैं वो एडल्ट्स होते हैं, यूजुअली ओवरवेट होते हैं, ओबीज़ होते हैं। जो हमारे यहाँ नॉर्मल पॉपुलेशन में जो डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो एडल्ट्स में होती है। सही। उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ में यूजुअली चूँकि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही होती है पैंक्रियाटिक सेल्स की, तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होती, इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा। टाइप 2 में इंसुलिन रिलीज़ तो हो रही होती है लेकिन यूजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो इसलिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होते हैं। टाइप 3C जिसे पैंक्रियाटिक डायबिटीज़ कहते हैं, ये वो डायबिटीज़ है जो आम तौर पर बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशंस, लबलबे की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे पैंक्रियाटाइटिस एक बहुत मारूफ और ख़ास तौर पर अगर किसी शख्स को हो जाए तो बहुत जानलेवा भी हो सकता है, बहुत पेनफुल होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, इस तरह की जो लबलबे की इन्फ्लेमेशन होती है, उस तरह की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, या कोई सर्जरी हुई है जिसमें लबलबा रिमूव करना पड़ा है, पैंक्रियाज रिमूव करना पड़ा है, या पैंक्रियाटिक कैंसर है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस तरह की कोई डिजीज़ हैं जो पैंक्रियाज को इन्वॉल्व कर लेती हैं, तो इंसुलिन उस तरह से सिक्रीट नहीं हो पाती। तो ये इनको हम इंसुलिन जो है सिक्रीशंस, इस अमल को हम कहते हैं कि ये टाइप 3 डायबिटीज़ टाइप 3C है। ठीक। और 4 के तौर पे हम इस तरह कह लें, कंसिडर कर लेते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी में आमतौर पे ख़वातीन को हो जाती है, बहुत कॉमन है। तो इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़, और अब ये नई टाइप आई है टाइप 5 टाइप 5 जिसे हम कह रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। तो इसका भी यूजुअली अब इस साल 2025 में इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने इसको कंसीडर किया है और अलहदा रिकग्नाइज किया है अलहदा टाइप के तौर पे डायबिटीज़ की, इसीलिए इसे टाइप 5 का नाम दिया गया। ठीक। बाकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो तमाम जो डायबिटीज़ है उसको हम एक ही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूजुअली होता है। वो जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है उसका क्राइटेरिया ये है कि या तो 8 घंटे की फास्टिंग के बाद शुगर लेवल्स इंसान का 126 से ज़्यादा हो सुबह में फास्टिंग, या HbA1c जो है 6.5 से ज़्यादा हो, रैंडम ब्लड ग्लूकोज 200 से ज़्यादा हो, या फिर इंसान में वो सारी जो खसूसियात हैं, वो सारी सिम्टम्स हैं जो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ की तरफ जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा थर्स्ट है, वेट लॉस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है,
ये तमाम अच्छा, डायबिटीज़। डॉक्टर साहब जिस तरह से ये मेल न्यूट्रिशन की हम बात करें कि उसकी वजह से ये टाइप 5 जो है ये होती है और डायग्नोस हुई है और इसको तस्लीम किया गया इंटरनेशनली, ये बताइएगा कि कौन सी हमारी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो कम होती है और कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जो हम नहीं ले रहे होते जिसकी वजह से ये टाइप 5 ज़ियादतीस होती है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, जो परसिस्टेंट माल न्यूट्रिशन रहती है और अमूमन छोटी उम्र में बच्चों में, या मैटरनल माल न्यूट्रिशन थी, माँ को माल न्यूट्रिशन थी, वही पैदाइश के बाद बच्चों में, और फिर बच्चों में भी माल न्यूट्रिशन रही या छोटी उम्र में या एडोलेसेंस में। तो वो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, एक तो जो मैंने कहा कि पेंक्रियाज जो है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाई, और पेंक्रियाज उस तरह डेवलप ही नहीं हो पाया कि उससे इंसुलिन सिक्रीट हो सके, और इंसुलिन जो प्रोडक्शन के जो सिग्नलिंग इफेक्ट्स है, सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, वो प्रॉपर डेवलप ही नहीं हो पाया उन सारी डेफिशिएंसीज की वजह से। उसमें न्यूट्रिएंट्स जो ख़ास तौर पे, जैसे आपने पूछा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उस या कौन से डाइट में कमी रह जाती है, उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इंसुलिन सिक्रीशंस और इंसुलिन प्रोडक्शन में। नंबर 1 तो प्रोटीन, इंसुलिन आपको पता है। नंबर 1 प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन हाई एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है। नंबर 2 विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और जो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए एक और मिनरल के तौर पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो जिंक का होता है। जिंक। फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के हवाले से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मैग्नीशियम, इसका बहुत अच्छा रोल है। और उसके बाद हम देखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स जो हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे या हमारे बच्चे उस तरह की बैलेंस डाइट नहीं लेते, माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, इन सारे जो मैंने टाइप 5 को डायग्नोस करने के लिए भी वही टेस्ट हैं जैसे HbA1c है या जो दूसरे टेस्ट हैं? जी, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो वही है, लेकिन वी हैव टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर्स। नंबर 1 तो वहाँ पे कि माल न्यूट्रिशन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब हाउ विल यू डायग्नोज माल न्यूट्रिशन? एक बच्चा है वो माल न्यूट्रिशन, कैसे आप कहेंगे कि माल न्यूट्रिशन है? माल न्यूट्रिशन सबसे पहले तो अगर छोटे बच्चे हैं तो पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, या उससे थोड़े से एडोलेसेंस में आ रहे हैं तो फिजिशियंस के पास भी जाते हैं। तो हम माल न्यूट्रिशन को देखते हैं कि बच्चा मतलब न्यूट्रिशन स्टेटस इसका कैसा है, इसका वेट टू एज कैसा है। मुख्तलिफ पेडियाट्रिशियन मुख्तलिफ ग्राफ भी ड्रा करते हैं वेट टू एज का, वेट टू हाइट और हाइट टू एज, BMI कितना है। आम तौर पे ये जो हम टाइप 5 कहते हैं इसमें BMI यूजुअली कहते हैं कि 19 से कम होता। ठीक। जो ऑल दो इसका स्पेसिफाइड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अभी टाइप 5 का डेवलप नहीं किया IDF ने। जैसे आप बता रहे हैं कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, तो कितने % चांसेस हैं कि ये ख़वातीन में ज़्यादा हो, मर्दों में कम हो उसकी निस्बत, और ख़वातीन से आगे फिर बच्चों में? मैम यही तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि यही सबसे पहले तो माल न्यूट्रिशन, मैटरनल माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करना चाहिए, ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में। और उसके बाद मैटरनल माल न्यूट्रिशन अगर बेहतर होगी, न्यूट्रिशन मैटरनल न्यूट्रिशन स्टेटस बेहतर होगा तो बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस बेहतर होगा। यानी कि जेनेटिकली नहीं, ऐसे हो सकता है कि पेरेंट्स के थ्रू आगे ट्रांसफर होगा। तो ये तो बड़ा डेंजरस है और ये डिडक्ट भी नहीं कर सकते आप, और अगर करना भी है तो फिर वही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इसमें विटामिन डी की नहीं। उसमें मैं बताता हूँ कि जैसे बात पहले चल रही थी कि न्यूट्रिशन स्टेटस को हम कैसे असेस करेंगे, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसके साथ साथ एल्ब्यूमिन लेवल्स हैं, एनीमिया है, बच्चों को एनीमिया हो जाता है, उसके रिकेट्स हैं, बोन की डिजीज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से हमें माल न्यूट्रिशन का अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा माल न्यूट्रिशन है। अगर माल न्यूट्रिशन है तो उसके बाद फिर हम वी थिंक कि ये डायबिटीज़ टाइप 1 तो नहीं है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ से डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। उसमें जैसे मैंने कहा कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें माल न्यूट्रिशन का स्टेटस होता है। टाइप 2 में वैसे सी पेप्टाइड ज़्यादा होते हैं, इंसुलिन लेवल ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें वो भी नहीं होंगे। तो इसलिए डिफरेंशिएट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसका फिर मौसर इलाज या फिर इसकी मैनेजमेंट हम कह लें, इसे किस तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है, और इसमें दवा, इंसुलिन, क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है? बिल्कुल सबसे पहले तो बात यह है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत इम्प्रूव होना चाहिए। न्यूट्रिशनल स्टेटस में मैं वही बातें कि जो बात हमने की, प्रोटीन नंबर 1 प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, ख़ास तौर पे लीन मीट जो है, चर्बी से पाक गोश्त, सही, लीन मीट, फिश है, चिकन है,
पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, फोर्टिफाइड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सही। और उसके अलावा जैसे विटामिन डी के हवाले से भी हम कहते हैं कि फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या सनलाइट है जी, या उसके अलावा जिंक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जिंक इज़ वेरी जो रिच इन ऑयस्टर्स और फिश और इस तरह की चीज़ों में, और इवन हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में। सही। और जो अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, जी। तो मैग्नीशियम इज़ वेरी रिच इन आपकी जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक वगैरह है, एलमंड्स में, और उसके बाद फिर ये ब्राउन राइस। तो यूजुअली हम ये कहते हैं कि बच्चों की बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हमें बैलेंस डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बैलेंस डाइट हो, उसके साथ साथ वेजीज एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें तो है, इसे मैनेज करने में आप बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ सकता है, रिवर्स भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं शुगर को। सर ये बताइएगा कि डायग्नोज में क्या इशू आते हैं, कितना मिस डायग्नोज किया जाता है? मतलब एक जनरल डॉक्टर के पास आप चले गए हैं और आपने उन्हें जाके बताया, वो तो टाइप 1 और टाइप 2 जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते, और बड़े वो जो कदीम तरीका इलाज चलते आ रहे हैं वो उसी तरह से मेडिसिन पे लगा देते हैं। तो ये 5 को किस तरह से ट्रीट करने की ज़रूरत है? 5 को देखें, और ना सही किया जाए तो नुकसान क्या है? मैंने जैसे वो बात चल रही थी कि 5 में ट्रीटमेंट में नंबर 1 तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें सबसे पहले तो न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव करना है, ताकि माल न्यूट्रिशन उसकी इंप्रूव हो। नंबर 2 इसमें ऐसी एक तो ओरल जो है ना, जैसे टाइप 1 हम यूजुअली इंसुलिन देते हैं, टाइप 2 में यूजुअली हम स्टार्ट में ओरल जो ग्लाइसेमिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, दवाइयाँ खाने वाली होती हैं, वो देते हैं। इस टाइप 5 में ये अगर हम टाइप जो आपने कहा कि गलत डायग्नोज हो जाएगा, तो टाइप 1 अगर डायग्नोज करेंगे तो वी विल गिव इंसुलिन। तो इंसुलिन देने से हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, शुगर लेवल लो होंगे। और अगर हम सिर्फ ओरल देंगे तो शायद शुगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगी, तो वो लॉन्ग टर्म हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा। तो यूजुअली इसको जो ट्रीट करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें ये है कि ओरल सल्फोनाइल यूरियाज को भी दिया जाए, वो भी ओरल ड्रग्स ट्राई की जाए। अगर उसके साथ ट्रीट नहीं होता तो साथ में इंसुलिन लिटिल बिट क्वांटिटी में इंसुलिन भी ऐड की जाए, ताकि शुगर लेवल्स को प्रॉपर कंट्रोल किया जा सके, और ताकि उससे जो लॉन्ग टर्म जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, न्यूरोपैथीज डेवलप होती हैं, ये चीज़ें ना हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली अगर किसी बच्चे की डाइट इस तरह से पूरी नहीं हो रही है, खुराक उस तरह से नहीं मिली, तो सप्लीमेंट्स का आजकल बहुत रुझान है, तो वो सप्लीमेंट्स से कवर अप हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। वो तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो बेसिक हमें देना ही सप्लीमेंट्स की बजाय हमें नेचुरल फूड की तरफ जाना चाहिए। मैं वही आपको बात बता रहा था कि यही 3, 4, 5 चीज़ें जो हैं, जो हम कहते हैं कि प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ होना चाहिए, हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वही आपको बता BMI क्या है और क्या उसमें डेफिशिएंसीज हैं, और फिर डाइट के जरिए पहले तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान साहब आपके वक्त का।